Hey everyone and welcome back to the next video lecture on Indian Contract Act। बच्चों आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि void agreements क्या होता है एंड किस agreements को लॉ ने स्पेसिफिकली void कहा है, which is explained under section 26 to 30। So let's get quickly started। सबसे पहले बच्चों void means null यानी नो इफेक्ट। void agreement वो होता है जो लॉ के नजरों में कोई इफेक्ट नहीं रखता, यानी ऐसे अग्रीमेंट्स एंटर करने पे कोई पनिशमेंट या कानूनी जुर्म नहीं है, बट लॉ कहता है तुम अपने रिस्क पे एंटर करो। यानी अगर कल को तुम कोई void agreement एंटर करते हो और अगर सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता है, देन यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Why? बिकॉज लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया है कि void agreements आर अनएनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट इज void, विच मीन्स लॉ पनिश नहीं करेगा तुमको माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, बट अगर माइनर ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, देन यू कैन नॉट फाइल एन एक्शन अगेंस्ट दैट माइनर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज void agreements। अब सेक्शन 26 to 30 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स कवर्ड है which the law consider it to be void। So now let's understand one by one। The first void agreement is under section 26। Agreement in restraint of marriage is a void agreement। यानी अगर मैं किसी के साथ कोई ऐसा अग्रीमेंट एंटर कर रही हूँ जो कि किसी को मैरिज रोकने से रिलेटेड है, लॉ कहता है ऐसा अग्रीमेंट void है और ऐसे अग्रीमेंट को लॉ ने कोई इफेक्ट नहीं दिया है। अब मान लो एक भाई ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ एक अग्रीमेंट एंटर किया कि मैं तुझे 10 लाख देता हूँ और तू मेरी बहन की लाइफ से दूर हो जा और उसे शादी करने से मना कर दे। सामने वाला वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगर कल वो बॉयफ्रेंड 10 लाख लेने के बाद भी उसी लड़की से भाग के शादी कर लेता है, तो क्या वो भाई उस बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट में एक्शन फाइल कर सकता है कि इसने अग्रीमेंट को ब्रीच किया? बिल्कुल नहीं, बिकॉज भाई और बॉयफ्रेंड के बीच बना अग्रीमेंट किसी की शादी को रोकने से या न होने से रिलेटेड था। दिस अग्रीमेंट इज void अग्रीमेंट। बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज इज एन इलीगल एक्ट, इसलिए अगर कोई अग्रीमेंट माइनर की शादी रोकने से रिलेटेड है तो वो अग्रीमेंट void नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 27, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। यानी अगर मैं किसी पर्सन को उसकी मर्जी का ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन करने से रोकने के लिए कोई अग्रीमेंट एंटर करती हूँ तो लॉ ऐसे अग्रीमेंट को void कहता है। जैसे मान लो राम का एक एरिया में 10 साल से होटल चल रहा है। अब इर्द गिर्द में कोई और होटल न होने की वजह से ही हैड अ मोनोपोली इन दैट एरिया एंड चार्ज वट एवर अमाउंट ही वांटेड फ्रॉम हिज कस्टमर। अब एक दिन लक्ष्मण नाम का एक बिजनेसमैन आता है जो कि उस एरिया में होटल स्टार्ट करने की प्लानिंग करता है। राम को पता है कि अगर लक्ष्मण ने यहाँ होटल स्टार्ट किया तो उसका बिजनेस हो जाएगा ठप, इसलिए वो लक्ष्मण के साथ एक अग्रीमेंट एंटर करता है कि मैं तुझे 50 लाख दूंगा, तू इस एरिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे अपना होटल चालू कर। लक्ष्मण को ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। बड़े एक हफ्ते बाद लक्ष्मण जोर शोर से राम के बिल्कुल बाजू वाले गाले में ही अपना होटल स्टार्ट करने की तैयारी शुरू कर देता है। सवाल ये है, क्या लक्ष्मण के अगेंस्ट में राम सूट फाइल कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट? वेल द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज कोई भी अग्रीमेंट से अगर आप किसी पर्सन को उसका लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस एक्सरसाइज करने के लिए रोकते हो तो वो अग्रीमेंट होगा void एंड उस अग्रीमेंट का लॉ में कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ सेक्शन 27 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखिए विच एक्सप्लेन्स कि कब किसी पर्सन को ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन कैरी ऑन करने से वैलिडली रोका जा सकता है। नंबर 1, अगर किसी पर्सन ने अपना बिजनेस के साथ बिजनेस का गुडविल भी बेच दिया और बायर उसे रिस्ट्रिक्ट करता है कि कुछ सालों तक का यू कैन नॉट कैरी ऑन एनी सिमिलर और कॉम्पीटिंग बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, तो ये रिस्ट्रिक्शन बायर का वैलिड होगा। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एक्ट के अंडर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आउटगोइंग पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं फॉर नॉट कैरिंग सिमिलर एंड कॉम्पीटिंग बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, अगेन ये रिस्ट्रिक्शन भी वैलिड होगा। सिमिलरली पार्टनरशिप एक्ट के अंडर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक दूसरे पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू नॉट कैरी सिमिलर एंड कॉम्पीटिंग बिजनेस एज लॉन्ग एज दे आर द पार्टनर्स, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। नंबर 4, अगर किसी एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट के दौरान रिस्ट्रिक्ट करता है नॉट टू कैरी ऑन एनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस एज दैट ऑफ द एम्प्लॉयर, अगेन द रिस्ट्रिक्शन विल बी अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन। द नेक्स्ट इज सेक्शन 28, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। यानी मैं किसी पर्सन को एग्रीमेंट एंटर करके उसे उसकी लीगल राइट्स एनफोर्स करने से रोक नहीं सकती। जैसे मान लो आई वॉज ड्राइविंग एंड आई हिट समवन फ्रॉम माई कार। नाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट मी। I offer him that, see, I will pay you rupees 1 lakh, you don't go to the police and register an FIR against me. He accepts the offer. अब अगर कल वो पर्सन कोई FIR रजिस्टर कर देता है मेरे नाम पे, तो क्या मैं कोर्ट में ये ग्राउंड ले सकती हूँ कि हम दोनों के बीच अग्रीमेंट इंटर हुआ था कि ये मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं। कोर्ट कहेगा कि जो अग्रीमेंट इंटर हुआ है वो लॉ के नज़र में void अग्रीमेंट है।
नेक्स्ट इज सेक्शन 29, अग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टन इज अ वॉइड अग्रीमेंट। यानी अगर कोई अग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही अनक्लियर है, वेग है, कंफ्यूजिंग है, लॉ कहता है वो अग्रीमेंट ही वॉइड है। हाँ, अगर पूरे अग्रीमेंट में से अनसर्टिनिटी या कंफ्यूजिंग पार्ट निकाल दिया जाए तो वो अग्रीमेंट फिर से वैलिड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक अग्रीमेंट एंटर किया टू बाय 100 kg ऑफ एप्पल्स एट सम प्राइस। अब कितने प्राइस पे खरीदूंगी ये क्लियर नहीं लिखा है। दिस मीन्स दिस अग्रीमेंट इज अनक्लियर एंड हेंस ऐसे अग्रीमेंट को लॉ वॉइड कहता है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट वॉइड अग्रीमेंट इज अंडर सेक्शन 30, दैट इज वेजर अग्रीमेंट। बच्चों, हम सब ने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स के साथ कभी ना कभी बेट लगाया होगा, मे बी इंडिया एंड पाकिस्तान की क्रिकेट मैच पे, कि अगर इंडिया जीती तो मैं तुझे 500 रुपया दूंगा और अगर नहीं जीती तो तू मुझे 500 रुपये देना। बच्चों, ये जो अग्रीमेंट है उसे वेजर कहते हैं और लॉ कहता है वेजर अग्रीमेंट्स आर वॉइड। यानी शर्त लगाने के बाद अगर सामने वाले ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो कैन आई गो एंड फाइल एक्शन अगेंस्ट हिम? नो। Why? Because wager agreement is a void agreement. Now let's understand a little more about wager agreement. बच्चों, wager जनरली दो पार्टीज के बीच एंटर किया जाता है और जिस चीज पे वेजर लगाया है उसका होना न होना एक अनसर्टन इवेंट होता है और ना ही किसी पार्टी का उस चीज पे कंट्रोल है। जैसे अगर हमने शर्त इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच पे लगाई है तो ना आपका उस मैच पे कोई कंट्रोल है ना मेरा। वेजर या शर्त का रूल ही यही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे करेगा ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट। वेजर में इक्वल चांस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट इज 50-50। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि कुछ चीज़ें वेजर जैसी लगती तो है बट वेजर नहीं है। अब लॉ ने स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को एक्सेप्शन में पुट ऑन किया है, विच मीन्स ऑल दिस थिंग्स एन इवेंट आर नॉट कंसिडर्ड एज वेजर। नंबर 1, विनिंग इन अ हॉर्स रेस। अब मान लो ए ने बी से कहा कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा अगर रेस कोर्स में चेतक नाम का घोड़ा जीतता है तो। अब ये वेजर अग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर ए ने रेस कोर्स अथॉरिटी, जो कि लीगली अप्रूव्ड अथॉरिटी है टू कंडक्ट रेस कोर्स कॉम्पिटिशन, को 600 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स द मनी विच वॉज टू बी पेड टू द विनर ऑफ द हॉर्स रेस टू बी हेल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, नाउ दिस इज नॉट अ वेजर। Very important point to be noted over here कि contribution money in the horse race competition should always be more than rupees 500. The next is insurance contract, which is when an insurance company assures the insured कि अगर कोई loss हुआ तो they will recover the loss. इसे वेजर अग्रीमेंट नहीं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि आने वाले लेक्चर का एक टॉपिक बनेगा। Next is any profit and losses which is gained from a share market transaction is also not considered to be a wager. Any reward or money जो आपको कोई गेम कंपटीशन में जीत कर मिलती है, even that isn't considered as wager because वो luck by chance से आपने नहीं जीता, बल्कि your efforts and skills have been put in to receive that. Similarly, any money or prize that you have won in sports, athletic games would also not be considered as wager. एंड लास्टली ये देखते हैं कि जो अग्रीमेंट वेजर है उनका लॉ में क्या इफेक्ट है। सो इट इज वेरी क्लियर दैट वेजर अग्रीमेंट इज वॉइड, विच मीन्स नो एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द ब्रीचिंग पार्टी। सेकेंडली, वेजर को लॉ ने फोरबिड नहीं किया है, यानी वेजर अग्रीमेंट एंटर करने पे कोई पनिशमेंट नहीं है जैसे इलीगल अग्रीमेंट एंटर करने पे है, बट लॉ ने वेजर अग्रीमेंट को अनएनफोर्सेबल कहा है, विच मीन्स यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द ब्रीचिंग पार्टी। एंड लास्टली, कोई अग्रीमेंट जो कि वैलिड है लेकिन वेजर अग्रीमेंट का पार्ट है तो वेजर वाला हिस्सा उस वॉइड but the remaining agreement will be considered to be as a valid agreement. तो बच्चों, ये था entire concept on void agreement. Hope you've understood all the sections very clearly with examples, and if you have any doubts pertaining to it, do let me know in the comments below. Also, for all the notes on Indian Contract Act, do join me in my Telegram group, of which the link is in the description below. Till then, thank you everyone. Bye bye.